हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। दोस्तों, हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी कवियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। दोस्तों, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। आज की वीडियो में हम लोग उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की एक एक रचना को हम लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे ताकि हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नंबर 1, उनकी रचना पद्मावत। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपने हिंदी साहित्य और संवेदना शीर्षक ग्रंथ में पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय की ऐतिहासिक घटना का भी वर्णन है। जायसी ने पद्मावत की रचना 1520 ईस्वी में, कोष्टक में दोस्तों 927 हिजरी, कभी कभी ईस्वी ना देकर हिजरी में ही पूछ लेता है, इसलिए हम लोगों को दोनों याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हिजरी के आसपास की थी। पद्मावत के रचना काल का निर्देश करते हुए जायसी ने लिखा, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, आदि अंत जस कथा अहे लिख भाखा चौपाई कहे। पद्मावत महाकाव्य 57 खंडों, कोष्टक में उपसंहार को जोड़कर 58 खंड में विभक्त है। दोस्तों, पूरी पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। जब उपसंहार को जोड़ेंगे तो उसका खंड 58 हो जाएगा, तो 58 खंडों में विभक्त है। मसनवी पद्धति प्रयुक्त होने के कारण पद्मावत में सर के स्थान पर खंड शीर्षक का प्रयोग किया गया है। पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत है एवं उत्तरार्ध ऐतिहासिक। जायसी ने पद्मावत का मूल ढांचा अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू कृत पाउमचर्यु से लिया है। जायसी ने पद्मावत के 12 मासे का वर्णन आषाढ़ महीने से प्रारंभ किया है। कभी कभी क्वेश्चन यह बनता है दोस्तों कि पद्मावत के 12 मासे का वर्णन किस महीने से आरंभ हुआ है, तो आषाढ़ महीने से। पद्मावत का अंगिरस श्रृंगार है। श्रृंगार दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, श्रृंगार अशुद्ध छपा है, ये नहीं रहेगा श्रृंगार में, किंतु इसका अवसान शांत रस में होता है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है, अतः इसे प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है। कभी कभी क्वेश्चन यह बनता है कि जायसी का कौन सा अलंकार प्रिय है, तो हेतु उत्प्रेक्षा है। पद्मावत को जायसी ने दोहा चौपाई छंद शैली में रचा है, जिसमें 7 अद्धालियों के बाद एक दोहा रखा है। इसकी भाषा विशुद्ध या ठेठ अवधि है। जायसी ने पद्मावत के प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके चारों मित्र, साहे वक्त, शेरशाह सूरी और सामायिक गुरु एवं पीरों की वंदना से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की हस्तलिखियां प्रतियां फारसी अक्षरों में मिलती हैं। पद्मावत का एक बंगला भाषा में अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से कराया था। दोस्तों, 2021 पीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि बंगला अनुवाद किस कवि ने किया था, तो आलो उजाला नामक कवि। अनियोक्त या प्रतीकात्मक दृष्टि से पद्मावत की तुलना आधुनिक युग के महाकाव्य जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से की जाती है। इसकी तुलना किससे की जाती है? आधुनिक रचना जयशंकर प्रसाद के कामायनी से की जाती है। पद्मावत के पात्रों का प्रतीकार्थ देखते हैं, कौन कौन से इनके प्रतीक हैं और उनका अर्थ क्या क्या है। 14 भुवन प्रतीक है मानव पिंड, चित्तौड़ शरीर, सिंघल द्वीप का प्रतीक है हृदय, रतन सेन मन, पद्मावत बुद्धि, कोष्टक में हृदय निवासिनी बुद्धि या श्रद्धा, दुनिया का गोरख धंधा अथवा भोग विलास, नागमती भौतिक सुख, हीरा तोता गुरु, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया। पद्मावत के प्रमुख खंडों के शीर्षक। आइए दोस्तों, हम लोग उसके प्रमुख शीर्षकों को देखते हैं। स्तुति खंड 1 में हुआ है, मानसरोवर खंड 4 में हुआ है, नागमती सुगा खंड 8, राजा सुगा संवाद खंड 9,
सिंघल द्वीप खंड 16, पद्मावती वियोग खंड 19, रतन से पद्मावती विवाह खंड 26, नागमती वियोग खंड 30। कभी कभी दोस्तों नागमती का वियोग खंड पूछ लेता है किस खंड में है, तो 30 नंबर खंड में है। नागमती संदेश खंड 31, नागमती पद्मावती विवाद खंड 36, पद्मावती नागमती सती खंड 57, उपसंहार खंड 58। जायसी एवं उनके महाकाव्य पद्मावत के संदर्भ में आलोचकों के मत देखते हैं दोस्तों, किसके किसके कौन से मत हैं। पहला मत ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या मत अपना दिया है। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव कोष्टक में रति भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्रों में दिखाई पड़े, जायसी का यही लक्ष्य है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे है दूसरा कथन है डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ का। देखते हैं, पद्मावत में प्रेम की जो व्याख्या की गई है उसमें जहाँ शरीर पक्ष की अवमानना कर सूक्ष्मता की ओर कवि की लेखनी चल देती है, वहाँ ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ दे रहा है। यह कथन है दोस्तों डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ का। आगे कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूप देखा है। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, पर सुखांत और दुखांत का यह मेल महाकाव्य को एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। यह कथन है दोस्तों डॉक्टर विजय देव नारायण शाही का। यह इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, ये पूछा जाता है। जायसी की अवधि की अर्घान है। यह भी कथन इंपॉर्टेंट है। यह कथन बच्चन सिंह का है। आगे टिप्पणी को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रतन सेन एवं पद्मावती को आत्मा परमात्मा का प्रतीक माना है। पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रतन सेन को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोप की संज्ञा आचार्य शुक्ल ने दी है। आगे जायसी की रचना को हम लोग अखरावट को देखते हैं। इस ग्रंथ में जायसी ने देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक बातें कही हैं। इसका मूल विषय सृष्टि की उत्पत्ति है, जो मूलतः इस्लामी धर्म ग्रंथों पर आधारित है। इस ग्रंथ में कवि ने जीव, ब्रह्मा, प्रकृति आदि सैद्धांतिक विवेचना की है। इस रचना के द्वारा कवि की आध्यात्मिक भावधारा को समझा जा सकता है। आगे आखिरी कलाम। इस रचना में जायसी ने कयामत का वर्णन किया है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है, तो आखिरी कलाम में। इसमें इस्लामी मजहब के अनुरूप हस्र कोष्टक में प्रलय की कथा नियोजित है, जो कुरान पर आधारित है। इस ग्रंथ के अंत में मुहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। मूलतः यह सूफी सिद्धांतों के विवेचन की एक कृति है। इस ग्रंथ में जायसी ने मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा भी की है। आगे चित्ररेखा। यह एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। इसमें गोमती तट स्थित चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की प्रणय गाथा का चित्रण है। यह काव्य सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की परंपरा में एक कड़ी और जोड़ देता है। आगे उनकी रचना है कहरनामा। इस ग्रंथ में जायसी ने आध्यात्मिक विवाह की प्रस्तावना के साथ साथ कहार जाति में प्रचलित विवाह प्रथा द्वारा और परमात्मा के परिणय और मिलन की कथा योजना भी प्रस्तुत की है। कहरनामा कहारों के लोकगीत कहरवा की लोक धुन पर आधारित है।
आगे मसलनामा। इस कृति में जायसी ने ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन का चित्रण किया है। आगे रचना है कान्हावत। इसमें जायसी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया है। दोस्तों, इसी के साथ आज का हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मलिक मोहम्मद जायसी जितनी भी रचनाएं की हैं उनको रचनाओं को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ताकि कोई भी हम लोगों का क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।